अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। जैसा कि आप सबको पता है कि कपास का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है और जनूबी पंजाब खासकर कर पंजाब के जो कोर काटन एरिया हैं जिनमें बहावलपुर डिवीजन सरफरिस्त है में गंदम की कटाई जो है वो शुरू हो चुकी है और जो खाली ज़मीन थी वहाँ पे जो है कपास लगाई जा रही है। तो इस सूरत हाल में मैं समझती हूँ कि आपको कपास के कीड़ों के मतलब बताना नहायत ज़रूरी और अहम है। और आज जो हमारा कीड़ा है, जो दुश्मन कीड़ा है, उसका नाम है डस्की काटन बग। डस्की काटन बग जो है पहले माइनर इंसेक्ट था, लेकिन अब ये मेजर इंसेक्ट पेस्ट है और ये हमारी काटन को बहुत ज़्यादा नुकसान बन जाता है। आइए डिटेल से इसके साइकिल, बायोलॉजी और कंट्रोल को देखते हैं। इसकी स्पीशीज़ दो स्पीशीज़ हैं। इसका जीनस का नाम ऑक्सीकैरिनस है और इसके स्पीशीज़ का नाम ऑक्सीकैरिनस हेलेनिपेंसिस और लेटस है। प्यारे किसान भाइयों, मॉर्फोलॉजी में आप देख सकते हैं इसका अडल्ट और इसका निम्फ। अडल्ट जो है उसमें विंग्स होते हैं, जबकि निम्फ जो है उसमें विंग पैड होते हैं और वो भी तीसरे इंस्टार के बाद विंग पैड नज़र आते हैं। प्यारे दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये डस्की काटन बग मोरिंगा प्लांट यानी कि स्वांजना प्लांट के ऊपर मौजूद है। अडल्ट का साइज़ अगर देखें तो ये 3.5 से 5 होता है और निम्फ के 7 इंस्टार होते हैं और के उसके बाद ये अडल्ट बन जाता है। प्यारे दोस्तों, जो इसके एग्स हैं वो सिगार शेप के होते हैं और ये एक एक करके अपने लेग्स या गुच्छे की शक्ल में अपने एग्स 10 से 20 एग्स जो हैं वो काटन के जो डेवलपिंग बोल्स हैं, जो टिंडे हैं या जो स्केयर्स हैं, वहाँ पे ये ले करती है और इसके जो 7 इंस्टार हैं वो 31 से 40 दिन के अंदर 35 से 42 सेंटीग्रेड पर अपना ड्यूरेशन पूरा करके अडल्ट बन जाते हैं। और जो इनकी अडल्ट की ज़िंदगी है वो 1 महीने से तकरीबन 2 महीने तक है और उसके बाद जब सर्दियाँ आती हैं तो इसके अडल्ट जो हैं वो दरख्तों की छाल के नीचे, पत्तों के नीचे, पत्तों के दरमियान, क्रॉप रेजिड्यूस में छुप जाते हैं और सर्दियाँ पास होने के बाद दोबारा ज़ाहिर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका प्राइमरी होस्ट यानी कि मेजर होस्ट यानी कि जिस पे इसके एग्स भी और निम्फ भी और अडल्ट भी आते हैं और ये अपनी ज़िंदगी पूरी कर सकता है, वो काटन है और ये इसका पसंदीदा खुराक है। इसके अलावा ये हिबिस्कस या जिसे चाइना रोज़ कहते हैं उस पे भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसके अलावा ये भिंडी जो हम लगा देते हैं सब्जी के तौर पे, उस पे भी ये आता है। इसके अलावा ये स्वांजने पे भी आता है। इसके अलावा भी इसके और होस्ट भी हैं। इसका जो फीडिंग मेकानिज़म है उसमें ये अपनी स्टाइलेट जो है पहले किडसिंग करता है, उसके बाद स्टाइलेट जो है वो दाखिल करता है, फिर एंजाइम छोड़ता है जो फ्लोएम को अंदर जो लिक्विड होता है उसको डिज़ोल्व करते हैं और ये सेल सैप जो है एक्सट्रैक्ट करता है और उससे ये एनर्जी हासिल करता है। यार एग्जाम भाई, इसका अगर डैमेज देखें तो ये 3 तरह से हमें डैमेज
करता है। पहले नंबर पे ये हमारी जो लिंट है, लिंट मतलब रुई, उसकी क्वालिटी को ख़राब करता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो लिंट की स्टेनिंग हो जाएगी, यानी कि कलर आ जाएगा इसकी क्रशिंग की वजह से। और हाँ, ये हमारे सीड को डैमेज करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा मकदार में है और आपने अगर अगले साल के लिए सीड रखना है तो ये सीड में से सैप को सक करेगा, जिसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन जो है वो मुतासर होगी और उसका ऑयल कंटेंट भी जो है वो कम हो जाएगा और जर्मिनेशन परसेंटेज सीड वेट लॉस जो है वो 10 से 18% होगा और स्टेनिंग की वजह से 15 से 30% तक आपको कम प्राइस मिलेगी। इसके अलावा 12 से 35% जो आपकी कीमती डोडी है या टिंडा है, वो इमेच्योर टिंडा जो है वो इसके अटैक की वजह से गिर जाता है। और अगर हम इसके बात करें माशी नुकसान की हद की, तो ये 10 बग्स पर लीफ या बर्ड हों तो ये इसकी मैनेजमेंट हमें केमिकल कंट्रोल की तरफ जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जैसे कि बात हुई है, किसी भी कीड़े को कंट्रोल करने के लिए हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमें कल्चरल कंट्रोल करना चाहिए और कल्चरल कंट्रोल में ये है कि हमें थोड़ा सा कार्टन को अर्ली कास्ट करना है ताकि जब ये मानसून के सीज़न में इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो, फेवरेबल मौसम हो, तो हमने इनफ बोल ले लिए हो। इसके अलावा क्रॉप रेसिड्यू को जो है वो एलिमिनेट करें और जो सरले क्रॉपिंग है, यानी कि एक क्रॉप के साथ आप बंडी लगा देते हैं, तो उससे जो है अवॉइड करें। और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो आपने यूज़ करना है, ना वो बहुत कम हो ना वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसका इस्तेमाल आपने मुतवाज़न करना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है प्यारे किसान भाइयों, ये आप अपने मकामी जो आपका अमला है उसको आप दिखा सकते हैं। और इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल में एंडोमोपैथोजेनिक फंजाई बवेरिया बेसियाना जो है उसको भी आप इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी क्रॉप पर इसका नुकसान माशी हद तक पहुंच चुका हो तो फिर आपको केमिकल करना चाहिए। और केमिकल में आप जो है ये सामने केमिकल स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिप्रोनिल, क्लोथिनेडियम, ट्राइजोफास, मेटाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल को यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा मार्केट में और कोई भी मुनासिब कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का जहर मौजूद हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, आपको चाहिए कि आप बार बार एक ही स्प्रे को रिपीट ना करें, बल्कि मुख्तलिफ ग्रुप से स्प्रे का इंतखाब करें और जिससे आपकी कंट्रोल बेहतर आएगा और आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। प्यारे किसान भाइयों, आपका मुकामी ज़राअती अमला जो है इसे आप अपने फील्ड विज़िट करवाएं और उसके बाद आप उनसे फ़ैसला करवाएं कि इस स्टेज पे आपको किस ग्रुप में से कौन सी स्प्रे करनी है। क्योंकि प्यारे किसान भाइयों, अगर कपास छोटी हुई और आपने किसी सख्त ग्रुप से किसी सख्त केमिकल को कर दिया तो आपकी कपास जो है वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो कंट्रोल तो आ जाएगा, लेकिन क्रॉप की ग्रोथ रुकने से आपको नुकसान का हो सकता है। और अगर लेट सीज़न में अगस्त सितंबर में आप लाइट केमिकल यूज़ करते हैं तो इसका कंट्रोल नहीं आएगा और ये आपकी जर्मिनेशन को इंतहाई हद तक मुतासर करेगा और आपका अगले साल के बीज को ख़राब कर देगा। इसलिए मकामी ज़राई अमले से मशवरा करना नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा जो रिसर्च के दायरे हैं आप वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बर वक्त मालूमात आपको पहुँचा सकें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो
اور اپنی کراب کو بچا سکیں اور کپاس کو منافع بخش بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا نگہباں۔